नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे हार्ट अटैक की। बदलते लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव के चलते हार्ट अटैक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चे भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। कई ऐसे यंग सेलिब्रिटीज और फिटनेस फ्रीक हैं जिनकी अर्ली डेथ की वजह से हार्ट अटैक हो रही है। कल भी दिल्ली में राम का किरदार निभा रहे सुशील कौशिक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। दिन ब दिन हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आजकल के समय में जिम करते हुए या फिर बाहर ट्रैवलिंग करते हुए भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। कोरोना के बाद गले की खराश भी हार्ट अटैक का सिग्नल हो सकती है। इसके अलावा पैरों में लगातार दर्द रहना, उसे आप कभी भी नजरअंदाज न करें, यह भी हार्ट अटैक से पहले का सिग्नल हो सकता है। इसी मुद्दे पर स्वस्थ रहो मस्त रहो में अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ बातचीत करेंगे। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमारे साथ आपके कोई भी जो सवाल है आप उन्हें हमारे एक्सपर्ट्स के साथ पूछ सकते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि हार्ट अटैक के रीजन क्या होते हैं, क्यों किसी को भी अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। फास्ट फूड का सेवन करना, अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो ये एक वजह हो सकती है हार्ट अटैक की। स्मोकिंग करना बहुत बड़ी वजह होती है और इसीलिए कहा जाता है कि स्मोक नहीं करना चाहिए। नमक और चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करना, अगर आप नमक और चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको बीपी रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं जो कि हार्ट अटैक को भी लीड कर सकता है। शारीरिक गतिविधि ना करना, यानी कि आप कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं करते हैं या कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप वॉक पर नहीं जाते हैं, आप ब्रिस्क वॉक नहीं करते हैं, आप रनिंग नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज का कोई भी फॉर्म फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी वजह हो सकती है कि लोगों को हार्ट अटैक आता है। हाई बीपी होना, उच्च रक्तचाप होना, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, डायबिटीज होना, वेट ज्यादा होना, मेंटल स्ट्रेस होना, फ्राइड चीजों का ज्यादा सेवन करना, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो इन तमाम फैक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए आपको। जंक फूड, तो ये हमेशा कहा जाता है कि एक लिमिट से ज्यादा आपको फ्राइड फूड और आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अगर आप ओबीस हैं तो आप अपना वेट अंडर कंट्रोल रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ओबेसिटी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का जन्म देती है जिसका समाधान ही नहीं निकल सकता है। तो आपका वेट अंडर कंट्रोल होना चाहिए, आपकी बीएमआई के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। ये वो तमाम रीजन है जिस वजह से हार्ट अटैक होता है। और इसी के लिए हमारे साथ डॉक्टर आर.के. सरन है, डायरेक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेदांता लखनऊ के, वो जुड़ गए हैं। डॉक्टर अंजलि अरोड़ा भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। वेलकम ऑन आवर शो डॉक्टर आर.के. सरन। मैं आपसे ये समझना चाहती हूं डॉक्टर आर.के. कि कैसे पता चलता है किसी को कि किसी भी व्यक्ति का हार्ट कमजोर है। और मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूं आपसे डॉक्टर, क्योंकि कई ऐसे केसेस और कई ऐसी खबरें हमने भी सामने पड़ी है जहां पर अचानक से कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पे हो, उसे हार्ट अटैक आ जाता है, कोई जिम पर व्यक्ति हो, उसे हार्ट अटैक आ जाता है। कल ही एक खबर आई थी, रामायण का किरदार निभा रहे एक कैरेक्टर को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। और ये चीज पहले तो उम्रदराज लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब यंग लोगों में भी देखने को मिलती है। तो किसी का हार्ट हेल्दी है या नहीं हेल्दी है, ये कैसे पता चलेगा? डॉक्टर सरन, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज मिल पा रही है डॉक्टर आर.के. सरन आपको? मेरी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। लेकिन आपको बता देते हैं कि हार्ट अटैक के आखिरी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो आप जाइएगा, ज़रूर अपना चेकअप कराइएगा। आपको हाथ में, बाएं हाथ में दर्द होता है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको चेकअप कराना चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप ज़्यादातर थका हुआ फील करते हैं, आपको फेटीग होता है, आपकी बॉडी में सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आपको फेटीग हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि ये हाई टाइम है कि आप जाइए और किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए। आपको अचानक से पेट में दर्द होता है, आपको अचानक से चक्कर आने लगते हैं, आपको अधिकतर प्यूकिश फील होता है, यानी कि उल्टी जैसा आपको महसूस होता है, तो आप इसे अवॉइड मत कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ डाइजेस्ट ना हुई हो इसीलिए आपको उल्टी आ रही हो या वो एसिड रिफ्लक्स हो, ये एक और हार्ट की कंडीशन भी हो सकती है। तो तमाम चीज़ें
कैसे अब आप अपनी हार्ट की चीज़ों को कंट्रोल रख सकते हैं, उनका बचाव, हार्ट अटैक से कैसे बचाव किया जाए। तो देखिए, आप अपना कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बैलेंस रखिए। कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होता है, आपका लिपिड प्रोफाइल आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा होता है, तो वो कई सारी डिजीजेस को जन्म देता है, जिसमें से हार्ट अटैक भी एक कॉमन डिजीज मानी जाती है। अल्कोहल, स्मोकिंग, इन दोनों चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं तो उनका सेवन करना रोक दीजिए, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग से हार्ट अटैक, लिवर, किडनीज ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि कई और ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका आपको अंदाजा नहीं होता है। डॉक्टर आर के सरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सरन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज आ रही है। नमस्कार। सर ये कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति का हार्ट कमजोर है? और मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कई बार हमारे सामने भी ऐसी खबर आती है, कोई जिम करता हुआ व्यक्ति, यंग एज का व्यक्ति, अचानक से उसे वो कोलैप्स कर जाता है और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। कहीं कोई सेलिब्रेट करने गया हो, कोई डांसिंग फ्लोर पर अचानक से, कई बार लोगों को हम लोग ने देखा है, महिलाओं को भी देखा है, जिनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो पहले तो ये परसेप्शन था कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हार्ट की डिजीजेस का रिस्क बढ़ता है, बट डॉक्टर आर के आज खास तौर पर यंग जनरेशन में भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? क्या कोई इसके सिम्टम्स होते हैं कि किसी व्यक्ति को जाना चाहिए और कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो हम इग्नोर कर देते हैं इनिशियल स्टेजेस पर? देखिए, ये हार्ट अटैक से पहले जो साइलेंट किलर्स होते हैं वो इंक्रीज इन बॉडी वेट, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, धीरे धीरे वजन का बढ़ना, फिर शुगर का आना, ब्लड प्रेशर का आना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। ये सब बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है और लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे, पब्लिक में हैं जिनको ये चीज़ें होंगी और उनको मालूम नहीं है। तो ये हम लोग कहते हैं कि 20 से 25 साल की उम्र में एक बार पूरा बॉडी का चेकअप होना चाहिए, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ईसीजी का एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। तो ठीक है, यानी कि सर एनुअल स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। जी जी। ये इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी हैं, तो आयुर्वेद आचार्य, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम ऑन आवर शो सर। लेकिन उससे पहले मैं एक जी, कॉलर को लेना चाहती हूँ। नमस्कार। लखनऊ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। राजेश जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। जी 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 जी। सरन साहब से मैं जानना चाह रहा था मैडम। सर, मुझे जी आपका ऑडियो मैडम, सही से नहीं मिल पा रहा है। राजेश जी, मैडम मैडम सरन साहब से मैं जानना चाह रहा था कि मेरे ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों है, 51 साल उम्र है। हेलो। जी जी सर, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, 51 साल आपकी उम्र है, और तलवों में जलन बहुत हो रही है इस समय, करीब 15 दिन से। ठीक है डॉक्टर आर के जी, आपने सुना होगा, 51 साल की उम्र है, बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, जलन हो रही है उनको गले में। नहीं, तलवों में। जी, ये सीने में जलन होना और गले में जलन होना बहुत कॉमन सिम्टम है। और ज़्यादातर एसिडिटी जिनको रहती है, रिफ्लक्स की डिजीज होती है, उसमें इस तरह की जलन होती है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पहली बार हो रही है, किसी भी आदमी को सीने में जलन और गले में जलन पहली बार हो रही है, और वो कुछ तेज काम करने में या भाग दौड़ करने में हो रही है और जैसे ही आराम करता है ठीक हो जा रही है, तो ये हार्ट का नैरोइंग, किसी एक नस में नैरोइंग ज्यादा आ रही है, उसका सिम्टम होता है। तो वैसे तो इसके जलन के और बहुत से और कारण होते हैं, लेकिन डायबिटी को, ब्लड प्रेशर के पेशेंट में 50 इयर्स के, उनको ज़रूर हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। वो एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, उस पर चलाकर हम देखते हैं, और भी सीटी एंजियोग्राफी होती है, उसको करके ये पता कर लेते हैं कि ये हार्ट की वजह से है या नहीं है। तो चेकअप ज़रूरी है। किसी भी आदमी को 40-45 के साल के बाद अगर सीने में जलन होती है 5, 10, 15 मिनट के लिए,
और फिर वो ठीक हो जाती है, तो चेकअप जरूरी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर आर के आप बता रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है जसबीर जुड़े हुए हैं। जसबीर जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। ये कह रहा था, मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 है, और ये क्या, इसको कैसे कंट्रोल करूं? कोलेस्ट्रॉल के हेलो। साथ और क्या चीजें हैं? डायबिटीज, हार्ट की डिजीज है कुछ? नहीं, और कुछ नहीं है सर, यही है। और कोई चलने फिरने में तकलीफ नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, बस ये अभी और मैंने ये चेक करवाया था। डायबिटीज में आप ओरल ड्रग्स पे आपका कंट्रोल हो जाता है, इंसुलिन लेना पड़ता है? नहीं। हेलो, डायबिटीज आपका इंसुलिन पे कंट्रोल है या ओरल टैबलेट से काम चल जाता है? नहीं, मेरे को तो डायबिटीज है ही नहीं सर, मैं यशवीर बोल रहा हूँ, मेरे को डायबिटीज नहीं है। ठीक है, तो कोई अगर और डिजीज नहीं है, और आपकी एज के हिसाब से 250 का कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादा है, और अगर ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर या किसी और चीज़ के साथ होता है, तब तो डायरेक्ट इसको कम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग ड्रग्स आती हैं। स्टैटिन्स उसमें बहुत कॉमनली यूज करते हैं। वो 10 से 20 मिलीग्राम की एक टैबलेट हम लोग देते हैं रात को खाने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई और चीज नहीं है, तो हम पहले चाहेंगे कि आप अपना खान पान में चेंज करें। चिकनी चीजें, तली हुई चीजें, फ्राइड चीजें, जिसमें खोया हो, मलाई हो, ऐसी चीजें कम खाएं। मटन में बहुत ज्यादा फैट होता है, उसका इस्तेमाल कम करें। और कोई भी रिफाइंड ऑयल, चाहे वो सरसों का तेल हो, 4-5 चम्मच से ज्यादा दिन भर में ना जाए। और आपकी वॉकिंग 4 से 5 किलोमीटर पर डे, ब्रिस्क वाली वॉकिंग होनी चाहिए। तो अगर ये सब करने से आपका 3 महीने के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होके 200 के नीचे आ जाता है, तब तो बेस्ट यही रहेगा कि ये सब लाइफ स्टाइल में अपने आप चेंजेस करें। लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद 3 महीने के बाद भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार डॉक्टर से आप मिल लें, और कोलेस्ट्रॉल की दवाई जो स्टैटिन्स कहलाते हैं वो दिए जाएं। और वो बहुत ही सेफ ड्रग हैं, 40-50 साल से मार्केट में हैं, और फॉर इयर्स टुगेदर ये दवाएं पेशेंट्स ले रहे हैं, और इससे उनको फायदा होता है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है, राजस्थान से जुड़ गए हैं। आप अपना सवाल रख सकते हैं। हाँ, मेरे को ऐसे पसीना बहुत आता है और बेचैनी होती है सर। और आपकी उम्र मैम? 44। अच्छा, और मेरे ऐसे स्टैंड लग चुके हैं सर। एक स्टैंड लग चुका है, एक ब्लॉक है, और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन मेरे को अभी भी पसीना बहुत आता है, बेचैनी और करती है। सर डॉक्टर आर के आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? मुझे लग रहा है थोड़ा हमारा हाँ, अब आपकी आवाज़ आ रही है। उनको स्टंट लगा जी। हुआ है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बेचैनी होती है, 44 इयर्स। यहाँ स्टेंट लगा हुआ है? हाँ जी। हाँ, स्टेंट अगर लगा हुआ है, कब लगा है, कितने स्टेंट लगे हैं, एक ये सब स्टंट हम लगा जान। हुआ है उन्हें। हाँ जी। तो ऐसे पेशेंट्स में फिर हम इन सिम्टम्स को, वैसे ठंडा पसीना आना और घबराहट मेरे लिए कोई ये लेडीज में बहुत कॉमन सिम्टम होता है। लेकिन अगर मैं एक्सक्लूसिवली हार्ट के पॉइंट से देखूं, तो मुझे इनका एक एक्साइज टेस्ट करना होगा। स्ट्रेस एको टेस्ट करते हैं जिन पेशेंट्स की एंजियोप्लास्टी और स्टेंट लग चुका है। अगर स्ट्रेस टेस्ट करने से कोई उनको तकलीफ इस तरह की नहीं होती है, जो घबराहट और पसीना का, तो वो हार्ट से कारण नहीं है। दूसरा, हार्ट की पंपिंग पावर तो इनकी कम नहीं है, क्योंकि स्टेंट पड़ा है। अगर पंपिंग पावर कम होती है तो कभी कभी टैकिअरिथमियाज होते हैं, जिसमें कि घबराहट और पसीना आने लगता है। तो वो तो डिटेल में जब देखेंगे, इको अगर इनमें इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम है, तो होल्टर टेस्ट करके हम ये देखना चाहेंगे कि उस समय जब इनको ये पसीना और ये आता है,
उस समय का ईसीजी कैसा है। अगर वो ईसीजी उस समय का ठीक है और इनको तेज चलने में ये तकलीफ नहीं होती है, या स्ट्रेस एको जो हम करते हैं ऐसे मरीज में वो नॉर्मल है, तो फिर ये एक एंजाइटी का भी सिम्टम हो सकता है। तो इसमें मेरे ख्याल से जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं उससे मिल के ये बात करिए और ये पॉसिबिलिटीज जो मैंने बताई हैं इसको ध्यान में रखें। ठीक है, मोहन जी भी हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए हैं। मोहन जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। मैडम जी, मेरे ईसीजी मैंने कराया था, तो ईसीजी में मुझे RBBB प्रॉब्लम आई है। हेलो जी, आपके आवाज़ आ रही है, आप अपना सवाल रखिए मोहन जी। हाँ, मैंने ईसीजी कराई थी तो उसमें मुझे RBBB आ रहा है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे इको के लिए भी कहा है, तो इको भी मैंने कराई, इको ठीक आई है। तो मुझे बताओ अब मैं क्या करूं। कोई तकलीफ है आपको, या मुझे रूटीन चेकअप में ईसीजी में RBB आया है? तकलीफ मुझे ऐसे है, मुझे नींद आने में दिक्कत है। डॉक्टर ने मुझे पेट्रिल दी है। नहीं, नींद की समस्या से तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये चलो कोई इको और? भी जी। मैंने वो अपना नहीं, मैंने तो अपना वो जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी कराया था, वो भी ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ठीक ही आया है, कोई ऐसी बात नहीं निकली। CBC भी कराया, वो भी ठीक आया। देखिए, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का इस एज में होना एक कॉमन चीज है। कॉमन का मतलब है कि 20% पॉपुलेशन में 1 in 5 लोगों को राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, और इसकी अपने आप में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। लेकिन राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जब भी होता है तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। पहले तो सिम्टम्स पूछते हैं कि कभी उसको चक्कर, बेहोशी, गिरना, सिनकपी जिसे कहते हैं, वो कभी हुआ है पहले या नहीं हुआ है, क्योंकि वायरिंग सिस्टम में ब्लॉक राइट में है और कभी कभी लेफ्ट में भी ट्रांजिएंट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है, तो पेशेंट को चक्कर आके वो गिर पड़ता है। अगर ये हिस्ट्री नहीं है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हार्ट की कार्डियोमायोपैथी की प्रॉब्लम्स होती हैं। हार्ट में छेद होता है, उसमें भी बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है। तो वो 2D एकोकार्डियोग्राफी से पता लग जाता है, जो आपने बताया कि आपका 2D एकोकार्डियोग्राम नॉर्मल है। तो अगर आपको कोई सिनकपी नहीं हो रही है, 2D एकोकार्डियोग्राम नॉर्मल है, तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक से आप परेशान ना हो। ये एज रिलेटेड चीज है, और इसके आगे मैं नहीं समझता कोई और आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। हमारे साथ विमल पांडे जी भी जुड़ गए हैं। विमल विमल पटेल जी जुड़ गए हैं। विमल जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हेलो, मुझे ये जानना था कि सीटी एंजियोग्राफी और नॉर्मल कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या फर्क रहता है? किसकी सेंसिटिविटी सीटी एंजियोग्राफी की कितनी रहती है? सीटी हेलो? एंजियोग्राफी आपकी नॉर्मल है? नहीं नहीं, वो हाँ, डिफरेंस पूछ रहे हैं डॉक्टर मैं आरके। ये जानना चाहता हूँ कि सीटी एंजियोग्राफी और कोरोनरी एंजियोग्राफी जो कैथेटर से करते हैं, उस दोनों में फर्क क्या है और कितना सेंसिटिविटी क्या है सीटी एंजियोग्राफी? जी जी। देखिए, इसका बेस्ट डिसीजन तो डॉक्टर ही ले सकता है कि किसी पेशेंट में उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा। जहां हम ये समझते हैं कि मरीज को चेस्ट पेन हो रहा है, या उसको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो गया है, या छोटा अटैक हुआ है, या उसको तेज चलने में सीने में दर्द होता है, तो जहां डॉक्टर कन्विंस्ड है कि इसकी बीमारी निकलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी है, तो फिर हम डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी हाथ की नस से या कभी कभी पैर की नस से करके करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से 100% इंफॉर्मेशन दे देता है जो हम लेना चाहते हैं, क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली इंजेक्शन नसों में दे के और उसकी एंजियोग्राफी कर लेते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि जब हमने एंजियोग्राफी करी और उसमें ब्लॉकेज निकला, तो उसी समय उस हाथ की नस के थ्रू बैलून से खोल के स्टेंट लगा देते हैं। लेकिन जहां हमको लगता है कि ये आपके सिम्टम्स मरीज के क्लियर कट नहीं हैं,
डाउटफुल है सिम्टम्स में, हार्ट का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या अगर हार्ट का है तो क्या ये ज़्यादा बीमारी है या कम बीमारी है, केवल यही पता करना है। तो सीटी, कॉरोनरी एंजियोग्राफी, एक अच्छा विकल्प होता है। इसमें एक ओपीडी प्रोसीजर है। हार्ट रेट को थोड़ा एक दवाई दे के कंट्रोल करके, और किडनी फंक्शंस अगर ठीक हैं, इकोकार्डियोग्राम ठीक है, तो एक इंजेक्शन दे के सीटी स्कैन कर लेते हैं। और जो ब्लड में जो डाई देते हैं वो पूरे शरीर में जाती है, और जब हार्ट के पोर्शन में जाती है तो वहाँ से सीटी स्कैन करके हम पता कर लेते हैं कि नलियों में कितना ब्लॉकेट है। तो बीमारी अगर उसमें नहीं आ रही है तो हमारा कंफर्म हो गया कि बीमारी नहीं है, मैं आगे कुछ नहीं कर रहा है। बीमारी उसमें ज़्यादा आ रही है, 80-90% का ब्लॉकेट आ रहा है, तो हमें क्लियर हो गया है कि अब इसकी हमको एंजियोग्राफी हाथ से करके हमको उसको खोलना पड़ेगा। लेकिन जब नैरोइंग्स 50-60% की होती है, 70% की होती है, तो सीटी एंजियोग्राम की नैरोइंग अक्सर गलत उसकी रिपोर्ट होती है। जो 50% की नैरोइंग सीटी एंजियोग्राम दिखा रहा है वो 70-80% भी हो सकती है, और जिस 80% नैरोइंग सीटी एंजियोग्राम दिखा रहा है वो 40% भी हो सकती है। तो इस बैकग्राउंड में हम लोग एडवाइस करते हैं कि किसको क्या करना है। बहरहाल बहुत से लोग डरते हैं कि हम भर्ती होके कॉरोनरी एंजियोग्राफी हाथ से नहीं कराएंगे, तो उनके लिए उनको 13-14 हज़ार का पहले खर्चा सीटी एंजियोग्राफी में करते हैं, और बीमारी उसमें आ गई तो फिर दोबारा से उनको एंजियोग्राम के लिए भर्ती होना पड़ता है। तो ये इसका करेक्ट डिसीजन तो डॉक्टर लेगा। पेशेंट को हम तभी लेने देते हैं जब हम हमारी राय उसकी राय से नहीं मिल रही है, और वो इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब हमें भर्ती करके ना करिए, हमारा सीटी एंजियोग्राम करा दीजिए, उसमें बीमारी निकलेगी तब हम आगे आपके पास आएंगे, नहीं निकलेगी तो हम हमारे लिए अच्छा है, तो उस पर हम एग्री कर जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं है सीटी एंजियोग्राम में। तो इन जनरल हम पेशेंट्स को इस तरह की बात बताते हैं। बाकी टेक्निकल बातें तो और भी बहुत सी हैं जो कि पेशेंट को टोटल इवेलुएट करके ही हमें बतानी होती है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है, अनीता जी जुड़ गई हैं हरियाणा से। अनीता जी, आप अपना सवाल रख सकती हैं। हाँ डॉक्टर साहब। जी हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं चलती हूँ ना तो मेरे चेस्ट में ना पेन होती है, सीने में चलती हूँ, थोड़ा ज्यादा तेज चलने लगा हूँ तो दर्द होती है। हाँ जी। कब से हो रहा है ऐसा? थोड़ा टाइम हो गया, मतलब डॉक्टर साहब को इधर ना गुड़गांव में डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर प्रभात गोयल को, तो उन्होंने नहीं, फिर एंजियोग्राफी। ये तकलीफ कब से हो रही है आपको? हाँ जी, मेरे को हो गया 2-3 साल हो गए। कितना चलने पे हो जाता है ऐसा? हाँ जी, थोड़ा चलती हूँ, थोड़ा तेज चलूं तब होता है, वैसे नहीं। तो ये तकलीफ आपकी बढ़ती जा रही है या जितनी 2 साल पहले थी उतनी ही है? नहीं, उतनी है, ज्यादा नहीं है, बढ़ती नहीं जा रही, उतनी है जी। तो ये तो देखिए जो लक्षण आप बता रही हैं हमको, कॉर्नरी आर्टरी में किसी 3 आर्टरीज होती हैं हार्ट में, एक राइट में 2 लेफ्ट में, किसी एक आर्टरी में 70-80% ब्लॉकेट का इंडिकेटर होता है। और हाँ इसके लिए जी। सिंपलेस्ट टेस्ट तो मैं एक्सरसाइज करके ट्रेडमिल मशीन पे ये देखना चाहूँगा कि जब आप चलेंगे तो आपको दर्द सीने में या भारीपन होगा, और जब भारीपन होगा तो उस समय ईसीजी जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें वो पेन रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ईसीजी में कुछ चेंजेस आनी चाहिए। या उसी समय हम एको भी करते हैं, स्ट्रेस एको में, तो ईसीजी में चेंजेस अगर नहीं भी आ रही हैं तो इको में कोई पोर्शन हार्ट का कम मूव कर रहा है ये देख लेते हैं। तो इससे हमारा काफ़ी आइडिया लग जाता है कि जो मरीज की सिम्टम हैं वो हार्ट की वजह से हैं या नहीं हैं। और बाकी नेक्स्ट टेस्ट अगर उसमें नहीं आता है वो हम तभी भी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये हार्ट का हो सकता है, तो जैसा मैंने अभी बताया सीटी, कॉरोनरी एंजियोग्राम करके भी दिल की नलियों में ब्लॉकेट पता कर लेते हैं। अगर ये
चलने में आपको जो तकलीफ बता रहे हैं उसमें ईसीजी में नहीं आ रहा है, इको में नहीं आ रहा है स्ट्रेस के समय, तो ये हार्ट का होने के चांसेस बहुत कम हैं। और कंफर्म करना चाहते हैं तो सीटी एंजियो से कंफर्म कर लेते हैं। फिर और कारणों पे भी जाना होता है, जिसमें हमें रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस या मस्कुलर पेन के लिए भी सोचना पड़ता है। लेकिन पहला कारण तो मैं इसमें यही चाहूँगा कि हार्ट का स्ट्रेस टेस्ट करके, टीएमटी करके, इसको सिंपल टेस्ट है, ओपीडी टेस्ट है, 7-8 मिनट के लिए मशीन पे चलना होता है, और ईसीजी भी उस समय मॉनिटर करते रहते हैं, ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करते रहते हैं, और उसी समय इको लगा के भी एक्सरसाइज के एंड पे हम देख लेते हैं कि हार्ट के सब एरियाज ठीक काम कर रहे हैं। क्योंकि किसी नस में अगर ब्लॉकेड है और वहाँ पर चलने पे उसको कम ब्लड मिल रहा है, तो वो पोर्शन हार्ट का कम कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। यानी कि दिखाना पड़ेगा जी। सही से, तभी मैं आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, कॉलर्स इतने ज़्यादा थे कि सवाल ही नहीं ले पाए हम। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, समय की कमी है, साइलेंट अटैक्स आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं, क्या वजह है, या हम लोग इनिशियल सिम्टम्स खुद इग्नोर कर देते हैं? डेफिनेटली देखिए, आपने साइलेंट बोला तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सिम्टम्स नहीं होते हैं, पहले इग्नोरेंस की बात नहीं है। हाँ, आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को शौक चढ़ता है कि उनको एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, तो वो अपने हार्ट की एक्चुअल कंडीशन को जाने बिना विगरस एक्सरसाइजेस तुरंत शुरू कर देते हैं। उनकी वजह से भी आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा जो यूथ है उसको सडन अटैक पड़ता है और कैजुअलिटी भी हो जाती है। तो यही कहना चाहूंगा कि आप कुछ भी अगर शुरू कर रहे हैं स्पेसिफिकली, चाहे वो एक्सरसाइज क्यों ना हो, लेकिन आपको पहले बहुत ग्रेजुअली आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत हल्के से शुरू करके आप पहले वॉक शुरू करो, फिर जॉगिंग शुरू कीजिए, फिर रनिंग शुरू कीजिए, फिर जिम वगैरह पे जाइए। क्योंकि अगर आपको आपके हार्ट की कंडीशन नहीं पता, आज के टाइम पे एज जो है वो क्राइटेरिया नहीं रह गया है। बहुत हमारा जो 20 साल का बच्चा भी है उसका हार्ट कमजोर है। तो यही रिकमेंडेशन है कि अपनी डाइट भी अच्छी रखिए, अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा रखिए, और अपने को स्ट्रेस फ्री रखिए। और जो अनफॉर्चुनेटली आजकल जो क्लोटिंग मिल रही है, क्लोट होने की वजह से भी जो है वो, अब किस वजह से क्लोट बन रहा है ये तो डिस्कशन थोड़ा लंबा है, लेकिन ये चीजें हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और आयुर्वेद जो है वो आपके हार्ट को मजबूत करने के लिए अर्जुना रिष्ट, आरोग्यवर्धिनी वटी, त्रिफला, गुगलू जैसी बहुत सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन आपको ऑफर करता है। और खुराक में अपना फ्राइड चीजें और ऑयली चीजें अवॉइड कीजिए। लाइफस्टाइल में फिजिकल वर्कआउट को जरूर शामिल कीजिए, लाइफस्टाइल मेंटेन करें। ठीक है, आखिरी सवाल में डॉक्टर आरके जी आपसे लेना चाहूंगी। डॉक्टर आरके जी, फ्राइड फूड का कितना रोल होता है हार्ट अटैक में, जो लोग खाते हैं, या ये उतना रोल नहीं होता है जितना इसका जिक्र किया जाता है? देखिए, फ्राइड फूड का मतलब है कि फैट है, उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, वो हमारे को जितनी बॉडी में रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा कैलोरीज जाएंगी तो वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ना एक इंडिकेटर हो जाता है कि आगे चल के ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। वेट बढ़ने से ही शुगर बढ़ता है। वेट बढ़ने के साथ अगर फ्राइड चीज़ें ज़्यादा हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वेट बढ़ा हुआ है, शुगर बॉर्डर लाइन पे है, ब्लड प्रेशर 130/90 रहता है, 140/90 रहता है, तो ये सब चीज़ें बहुत माइनर हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्राइड फूड नुकसान करेगा, ये डेफिनेट है। अब कुछ लकी लोग होते हैं जिनको कुछ भी खा लें उनको नहीं लगता है, इस तरह का वेट नहीं बढ़ता है, उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। तो ऐसे लकी लोग भी होते हैं, लेकिन सबको अपने आप को लकी नहीं मानना चाहिए। यानी कि अगर आप अपना वेट अंडर कंट्रोल रखते हैं, आप ओबीस नहीं होते हैं, तो आप कई सारी डिजीजेस को दूर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरके सरन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी आपका भी, कई कॉलर्स भी आज हमारे साथ जुड़े थे, जिससे कहीं ना कहीं ये तो साफ पता चलता है कि हार्ट की प्रॉब्लम कितना ज़्यादा आजकल लोगों में बढ़ती जा रही है। इसी के साथ आज मेरे साथ स्वस्थ रहो मस्त रहो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी सेहत से जुड़ी किसी इंपॉर्टेंट खबर के साथ। देखते रहिए इंडिया डेली।